मॉर्निंग स्टूडेंट, 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 का नाम लॉज ऑफ मोशन। क्या नहीं हो गया बेटा? चैप्टर नंबर 5 का लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब सबसे पहले आज जो समझने के पॉइंट्स हैं कि वास्तव में मोशन क्या होता है और मोशन में किस टाइप के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे डिस्क्राइब किया जाएगा फोर्स को। तो फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स। ठीक है, ये फोर्स को डिस्क्राइब करेंगे ना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज फोर्स। कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि भाई व्हाट इज फोर्स। क्लियर? फोर्स क्या है? क्लियर? अब देखिए, डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें या बहुत सारी एक्टिविटी अपन फॉलो करते हैं। तुम किसी को धक्का भी देते होंगे, तुम किसी को क्या करते हो, खींचते भी हो अपनी ओर। तो यहां पर माना कि उस गेट का एक कॉन्सेप्ट हो रहा है जिस गेट पर वन साइड है पुश लिखा हुआ है और अदर साइड है पुल लिखा हुआ है, और यहाँ पे बीच में क्या है बेटा? गेट है। क्लियर? तो इस गेट के कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको एक सिस्टम सिखाता हूँ कि जब आप उस गेट पे अंदर की ओर जाते हो तो आपको पुश मतलब अंदर की ओर पुश करना है। ठीक है, और जब आप उधर से बाहर निकलते हो तो उधर लिखा हुआ है पुल। इसका मतलब आपको क्या करना है बेटा? पुल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले फोर्स के बारे में डिस्कस करा जाएगा। तो फोर्स इज एन एफर्ट। फोर्स इज एन एफर्ट। फोर्स क्या है बेटा? एक एफर्ट है। क्लियर? अब ये किस फॉर्म में लग रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पुश ऑब्लिक पुल। क्लियर? सबसे पहले जो ये एफर्ट आप लगाने जा रहे हो ये क्या कर सकता है? ये कर सकता है चेंज टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हो? चेंज टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, सेकेंड चेंज टू द डायरेक्शन। चेंज टू द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है? चेंज टू द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। थर्ड, इट कैन बी चेंज टू द शेप ऑब्लिक साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या क्या चेंज कर सकता है बेटा? When force is an effort which can be changed speed of an object। अब इसको समझिए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, माना कि आप बाइक चला रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो ये हाईवे है और आपकी जो बाइक है वो दौड़ रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब क्या होगा? 100 किलोमीटर पर आवर से अगर ये दौड़ रही है तो माना कि सामने अचानक कोई भी व्हीकल आ सकता है, स्पीड ब्रेकर आ सकता है, काऊ, बुल वगैरह आ सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? यू कैन अप्लाई टू द ब्रेक। ठीक है, और जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगा। क्या लगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स अगर यहां पे अप्लाई होता है तो स्पीड विल बी डिक्रीज। स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो देयर आर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ एन स्पीड ऑफ व्हीकल कैन बी डिक्रीज बाय द हेल्प ऑफ apply to the
that is provide to the friction, that is provide to the friction. इसमें क्या प्रोवाइड किया बेटा? फ्रिक्शन प्रोवाइड किया। क्लियर? और आपको ये पता है कि फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये आपके इसी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़ा चैप्टर ये 11th क्लास का टॉप मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। सेकंड है डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू चेंज। अब साइकिल वगैरह चलाते हैं या स्कूटी वगैरह चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, जब भी आपको टर्न लेना होता है, जैसे मान लो ये टर्न है और गाड़ी आपकी यहां से चल रही है, तो अगर आप इस डोमेन में आके अगर टर्न नहीं करते हो, इस डोमेन में आके अगर आप टर्न नहीं करते हो, तो आपको सीधा कहां जाने को मिलेगा? रोड से नीचे उतरने का होगा। तो आपने यहीं पे क्या किया बेटा? शार्प टर्न लिया। और टर्निंग करते समय आप अपने हाथों से हैंडल को क्या करेंगे? घुमाएंगे। और जैसे ही आपका हैंडल घुमा, ऑटोमेटिकली व्हीकल घूम गया। व्हीकल घूम गया तो आपने क्या लगाया? यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया बेटा? फोर्स अप्लाई किया। क्लियर? और आपके फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या हो गया? द व्हीकल टर्न्स इन द डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन चेंज हो सकती है। हाउ टू चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, माना कि ये कोई टी सेट है, जैसे ये कोई टी सेट है। अब आपने इसको क्या लगाया? फोर्स लगाया। ठीक है? अब इस टीन सेट पे आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब यू कैन अप्लाई द फोर्स ऑन दिस टीन सेट। क्लियर? अब इस टीन से बने हुए एक ट्यूब को लिया, जनरल लैंग्वेज में आप इसे ऑयल बॉक्स बोल सकते हैं, जो घरों पे आता है 15 लीटर का। अब आप इसमें जब फोर्स लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई। ये लो, इसकी शेप एंड साइज क्या हो गई? चेंज हो गई। क्लियर? तो पहले एक तरह से क्या था? ये क्यूब था, परफेक्ट क्यूब था। क्या था बेटा? ये परफेक्ट क्यूब था। लेकिन अब क्या होगा? जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज कैसे हुआ? आप ये बोलेंगे कि भाई इसका वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हुआ? बिकॉज अगर ये परफेक्ट a बाय a का क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल a क्यूब होगा। क्लियर? लेकिन वो a बाय a का तो सेम ही नहीं बचा ना, वो सेम ही खाली रह गया। इसका मतलब वॉल्यूम लेस देन a क्यूब। बॉल है, बॉल को आप जैसे मान लो कोई राउंड शेप कटोरा है। क्लियर? अब कटोरा किसका बना होता है? किसी मेटल का बना होता है, स्टील का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ठीक? तो पहले तो क्या था? वो हेमिस्फीयर था। अब जैसे मान लो आपने उसमें फोर्स लगाया, वो क्या हो गया बेटा? ऐसे हो गया। इसका मतलब इसकी शेप एंड साइज क्या हो गई? चेंज हो गई। क्या वो पहले की तरह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज फोर्स, उसको मैंने यहां फुल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है कि फोर्स इज एन एफर्ट, फोर्स इज एन ट्राई। फोर्स ट्राई भी हो सकता है, फोर्स एफर्ट भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, या फिर अप्लाई टू द हैमर फोर्स। ये दूसरा क्या हो सकता है? अप्लाई टू द हैमर फोर्स। हैमर फोर्स का एक सिंपल सा मीनिंग है कि आपके हाथ में हथौड़ा है और उस हथौड़े से आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। क्लियर? अप्लाई टू द हैमर फोर्स भी आप इसे कह सकते हो, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्पीड को चेंज करने वाला एग्जांपल बताया, फिर डायरेक्शन को चेंज करने वाला एग्जांपल बताया, फिर हाउ टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कैसे चेंज होती है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको यहां से नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहा हूं, जिसमें इनिशिएट कंडीशन में भाई सबसे पहले विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जनरेट रिगार्डिंग टू द मोशन। क्लियर? आप यह पढ़ते हैं कि न्यूटन स्लो, न्यूटन स्लो, न्यूटन स्लो, लेकिन न्यूटन के पहले भी तो कोई था, उसके रूल्स रेगुलेशन को ये फेल करता हुआ आया है। इसका मतलब हमें शुरुआत से जड़ से इस टॉपिक को उठाना है, उसके बाद में
न्यूटन बाबा ने जो फोर्स का फॉर्मूला डिस्क्राइब किया वहां तक आना है। क्लियर? तो ये आपका इसमें फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ है कि व्हाट इज फोर्स। केवल इतना सा टॉपिक था, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब लेते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं अरस्तुस फैलेसी और फिर गैलीलियो के रूल्स वगैरह मैं समझाऊंगा। ओके, टॉपिक उठाया जा रहा है अरस्तुस फैलेसी। क्या टॉपिक उठाया जा रहा है बेटा? अरस्तुस फैलेसी। अरस्तुस फैलेसी का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझिए। सबसे पहले एक 1802 की बात है समझ। यहां पर अरस्तु नामक साइंटिस्ट था। अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने ये बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करता है मोशन में, तो दैट रिक्वायर अ कंटिन्यू फोर्स एक्ट ऑन इट। उसको क्या चाहिए? कंटिन्यू फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कंटिन्यू फोर्स रिक्वायर टू द ऑब्जेक्ट which have moving in continuity। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? A continuous force required to the object which have moving in continuity on the floor, या फिर इसे बोल सकते हैं सरफेस। ठीक, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझिए आप। A continuous force required to the object, a continuous force required to the object which have moving in continuity on the floor and surface। तो ये अरस्तु नामक साइंटिस्ट का एक स्टेटमेंट था कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यू मोशन में रहना है तो दैट रिक्वायर अ कंटिन्यूटी फोर्स। भाई कंटिन्यू उसमें फोर्स लगना चाहिए, तब तो चलता रहेगा। क्लियर? जैसे आप किसी को पुश करते हो, वो 2 कदम आगे बढ़ गया, फिर पुश किया, फिर 2 कदम आगे बढ़ गया, फिर पुश किया, 2 कदम आगे बढ़ गया। ऐसा कंटिन्यू उसके लिए ये चीज लागू हो रही है कि भाई आप किसी को पुश कर रहे हो, वो ईच एंड एवरी टाइम पर केवल 2 कदम ही आगे बढ़ता है। आई बात समझ? इसका मीनिंग क्या होता है वो समझिए। इसने तो ये एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को आगे की ओर बढ़ाना है। कहां बढ़ाना है? आगे की ओर। तो ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाना है तो दैट रिक्वायर एफ फोर्स इंस्टेंटली। यहां पर भी एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहां पर भी एफ फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूं कि अरस्तु अदर ऑर्डर पर फेल तो हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बात में भी थोड़ी बहुत सच्चाई थी। क्या सच्चाई थी? देखिए, वो फेल तो हो गया, उसको फेल किया गया, और किस मत पे फेल किया गया वो अलग। कैसे? जैसे मान लो कोई रोड पे आपने डेयरी वाले देखे होंगे, फेरी वाले, उनके हाथ में हाथ गाड़ी होती है। अब नॉर्मल फ्लैट रोड है, तो फ्लैट रोड के लिए क्या बोलता है कि कंटिन्यूअसली उसको पुश करके रोड पे चलाता है। लेकिन जहां तक वो पुश कर रहा है वहां तक वो रोड पे भी चलता है, ये बात मानिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि वो एक जोर का एफर्ट लगाता है, एक हाईली पुश एफर्ट वो अप्लाई कर देता है, और वो हाईली पुश अगर उसने अप्लाई कर दिया तो माना कि वो 5 मीटर तक चला गया। ठीक, अब 5 मीटर अगर वो चला है तो उस टाइम उसने फोर्स कहां लगाया? फोर्स तो शुरुआत में लग गया। तो कंटिन्यूअसली अगर वो मूव ऑन हो रहा है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जोर से पुश कर दिया तो ये यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा। इसका मतलब ये कंटिन्यू क्या है? मोशन में है। तो इस पार्ट पे जाते ही अरस्तु फेल हो गया। भाई अरस्तुस फैलेसी का मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट यही है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, वहां तक तो कंटिन्यू था, लेकिन एक जोर का हाईली फोर्स अगर उस पर अप्लाई कर दिया तब भी वो कंटिन्यू मूव ऑन है।
तो कंटिन्यू मूव ऑन है तो वो दैट नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो ऑलरेडी दे चुके हुआ उस जगह दिया है। अब इस जगह एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन इस लाइन पर उसको कहीं से कहीं फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और अरस्तु साइंटिस्ट यहीं पे फेल हो गया। आई बस अरस्तु क्यों फेल हो गया, वो बस इसका मोस्ट कॉमन पॉइंट है। क्लियर? तो अरस्तु यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गैलीलियो है। अब गैलीलियो की थ्योरी क्या बोलती है, तो गैलीलियो डिस्क्राइब्स द इट्स रूल रेगुलेशन बाय द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स। ठीक है, अब गैलीलियो थ्योरी लेते हैं, थ्योरी ऑफ गैलीलियो। अब इसको समझिए, गैलीलियो साइंटिस्ट ने ये कहा कि आई हैव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस में सिंगल इंक्लाइनेशन दूंगा और सेकंड केस में उसमें ड्यूल इंक्लाइनेशन दूंगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में सिखा रहा हूं कि जैसा मान लो इसने एक सिंगल इंक्लाइनेशन दिया, ठीक है, तो ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे उतरता है, क्या होता है बेटा, ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे उतरता है इसका मतलब दैट इज रोलिंग मोशन, रोल करता हुआ है। कैसे नीचे उतरेगा ये, या तो स्लाइड होगा, तो स्लाइडिंग केस तो क्या होता है, फ्रिक्शन में पढ़ाया गया कि ऊपर से नीचे तो आ रहा है, बट इन द केस ऑफ स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग अपने को नहीं करवाना, अपने को क्या करना है, इसको रोलिंग मोशन करवाना है। क्लियर? अभी नीचे उतर रहा है तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड डिक्रीज। आपने देखा होगा मूवी वगैरह आप देखते हो, गाने के सीन आते हैं, हीरो वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, लुढ़कते हुए नीचे उतरते हैं ढलान से। क्लियर? ऐसे बहुत सारे गाने हैं बॉलीवुड मूवीज में जिसके अंदर ये सीन रिप्रेजेंट किया गया है कि किसी ढालू जमीन से या ढलान वाले पार्ट से हीरो एंड हीरोइन क्या हो रहे हैं, लुढ़कते हुए आ रहे हैं। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, आपको घूमते हुए आना है, रोल होते हुए चलना है, स्पीड क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। अगर यहां पर ये कॉन्सेप्ट बोल दिया जाए कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो स्पीड बढ़ रही है, लेकिन अगर इसका दूसरा केस अप्लाई कर दिया जाए कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर जाना है, फिर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिक्रीज। क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड हो गई है डिक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट वाली स्पीड हो जाएगी। क्लियर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आता है तो इसका जो कॉमन पॉइंट है उसको बोलेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? और इफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है? और साथ में उसने ये भी बताया कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल आउट कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये मूव ऑन कर रहा है, कहां मूव ऑन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव ऑन कर रहा है तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? अगर ये ऑब्जेक्ट किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव ऑन करता है तो आप ये डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? तो केस 1 के एग्जांपल में केवल इसने ये रूल रेगुलेशन बताए हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लाइन डाउन
on any surface या on an inclination surface, then speed will be up. Speed क्या हो जाएगी? up हो जाएगी. If an object rolling down, rolling up, तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. क्लियर? अब यहाँ पे ओनली मोशन ऑन द फ्लैट सरफेस. अगर ये फ्लैट सरफेस पे मूव हो रहा है तो इसको मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज द कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. अब इसका केस को देखिए. व्हेन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट on two inclined path. कहां की बात कर रहे हैं? There are two inclined path. देखिए inclined path की बात कर रहे हैं. ये वाला यहां से ऑब्जेक्ट को लिया आपने, ठीक है. देखिए किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहां से रोलिंग डाउन किया तो इसमें केस बना है. स्पीड क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी. फिर वो कहां चला गया? यहां चला गया, फिर यहां चला गया. इसका मतलब क्या हुआ? आपने ऑब्जेक्ट को इधर से इधर मूव ऑन करवाया. अब एक मैक्सिमम पोजीशन पे जाते हैं. भाई ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस. हॉरिजॉन्टल सरफेस के बाद यहां पर क्या हो जाएगा? एच हाइट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? एच हाइट हो जाएगी. क्लियर? अब उस एच हाइट से ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा वापस, क्योंकि ये मैक्सिमम पोजीशन पे जब पहुंचा है और मैक्सिमम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम. क्लियर? वापस वहां से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी. बैक डाउन यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो. Clear? So, what do you mean about this phenomena? And this phenomena describe the first case. कि भाई आप theory of gravity क्या बोलती है कि when an object rolling down, अगर ये डाउन हो रहा है तो स्पीड क्या होगी? अप होगी. अगर ये अप जा रहा है तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी. इसमें दोनों के साथ. क्लियर? एक ही फ्लैट सरफेस पे दोनों बातें की, एक ही इंक्लाइनेशन पाथ वाले सरफेस पे दोनों बातें होती. इधर से इधर उतरेगा तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इंक्रीज होगी. काइनेटिक मैक्सिमम हो रहा है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो होगी. और इधर से इधर जाएगा तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज. वाइस वर्सा केस भी समझा दिया इसमें. क्लियर? तो यहां पे गैलीलियो थ्योरी क्या बोलती है? गैलीलियो थ्योरी बोलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव ऑन करवाना चाहते हो दैट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई फोर्स ड्यू टू द इट्स इनर्शिया. उसके इनर्शिया के कारण यहां पर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रिक्वायर टू द स्पेसिफिक टू द ऑब्जेक्ट रिक्वायर टू द स्पेसिफिक फोर्स. क्लियर? अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई इनर्शिया क्या होता है. आपका नेक्स्ट टॉपिक इनर्शिया रहेगा लेक्चर में. तो यहां पे गैलीलियो ने क्या बोला कि दैट नॉट रिक्वायर अ कांस्टेंट फोर्स. आपने इसको यहां से छोड़ दिया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? मोशन कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है. क्या इसको कंटिन्यूअसली पुश करने की जरूरत है? नहीं. अरस्तु को गैलीलियो ने इस जगह फेल कर दिया. ठीक है? और साथ में इनर्शिया की जो थ्योरी है वो यह भी लेके गया कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में यह प्रॉपर्टी पाई जाती है कि हाउ टू रिएक्ट विद अपोजेंस. अगर आप उसे कांस्टेंट रेस्ट में हैं तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू मूव ऑन रहेगा.
ड्यू टू द इट्स इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया थ्योरी तक आज का नोट्स रहेगा आपका, और गैलीलियो ने यही एक्सप्लेन किया था। ओके बेटा, थैंक यू।